हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी कराती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपके लिए बेसिक मैथ्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। अब कुछ 8 से 10 लेसन होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो पिछली जो क्लास है उसमें मैंने कुछ पेडागोजी के कंटेंट और कुछ कंटेंट लिए थे जो मैथ्स के हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आज हम पेडागोजी करेंगे मैथ्स में। ठीक है, गणित शिक्षा शास्त्र। आज कंप्लीटली वही क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस हम करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। ठीक है, और ये जो पेडागोजी है ये सिर्फ सी टेट के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल टेट के लिए या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम है, KVS, NVS, DSSB, ये सभी के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम देखते हैं कि मैथ्स पेडागोजी में क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मैं निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ PGT इंग्लिश टीचर गवर्नमेंट स्कूल में मुझे 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। चलिए तो फिर बिना समय गंवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे उनको गणित पढ़ाने के लिए बच्चे गणित में क्या सीखते हैं इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होता। मतलब जब आप प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो ठीक है, उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट नहीं है उनमें से आपको इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक करना है। मतलब किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, गणितीय अवधारणाओं को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये ज़रूरी है ना। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, हाँ, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम ऑपरेशन, सिंबल ये सब सीखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको भी देखा जाता है। प्रिसाइसनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक प्रॉब्लम, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। देखिए ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बच्चा एकदम सटीक आंसर दे, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, उसने स्टेप्स या प्रोसेस सही किया है। और कई बार होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो आंसर 54 की जगह उसने 53 लिख दिया किसी भी बाई चांस, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है, स्टेप्स है, वो सही है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रिसाइज हो, मतलब सटीक हो आंसर देने में, क्योंकि हमसे भी गलती होती है। हम भी कई बार 54 बोल रहे होते हैं और लिखते हैं हम 50 हैं, है ना। तो वो तो छोटे बच्चे हैं, तो ये गलत है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल, हाँ, तर्क कौशल का विकास जरूरी है। तो ये 3 है वो ज़रूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है वो डेवलप होना चाहिए और रीजनिंग स्किल जो है वो भी डेवलप होना चाहिए। क्या नहीं ज़रूरी है, प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक प्रॉब्लम। मतलब आप जब मैथमेटिक का जो आंसर देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम दिए हैं, उसमें सटीकता होनी चाहिए यानी प्रिसाइज होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बड़े भी कई बार मिस्टेक करते हैं तो फिर बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा था कि क्लास शुड नॉट फोकस, किस पे फोकस नहीं करना चाहिए, प्रिसाइजनेस पे। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, मतलब इस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देना सटीकता, मतलब ये जो है आपका आंसर है जिस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरे पेडागोजी, आज मैंने पूरे पेडागोजी मतलब कि गणित शिक्षा शास्त्र के ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कंटेंट भी हम करेंगे, पेडागोजी भी साथ में करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चले। ठीक है, और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो देखकर और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What sequence of the following instruction should be followed in developmental of mathematical concept in elementary classes?
प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। मतलब कि जब आप एलिमेंट्री क्लासेस, मतलब प्राइमरी क्लासेस, शुरुआती जो क्लासेस होते हैं 1 2 3 4, तो बच्चों को जब आप मैथ सिखाते हैं तो इंस्ट्रक्शन देते समय किन मतलब सीक्वेंस का आप सही मतलब फॉलो करते हैं, उसका सही सीक्वेंस आपको बताना है। सीक्वेंस मतलब ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन किस सीक्वेंस में आना चाहिए ये आपको समझना है, ठीक है। ऑप्शन सही है, लेकिन पहला सीक्वेंस सबसे पहला क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इस तरह से आपको सीक्वेंस बनाकर सही आंसर को करना है। सबसे पहले बोल रहा है ड्राइंग पिक्चर, सेकंड बोल रहा है यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। देखिए आएगा सब कुछ ऑप्शन में, लेकिन सबसे पहले कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले आप जब बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पे आप सिखाते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आप उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। किसी चीज़ को आप असाइनमेंट को उनको बोलते हैं, टास्क देते हैं, बोलते हैं कि ये चीज़ इसको करके लाओ, है ना। तो उसका वो आप उन्हें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लैंग्वेज, मैथ्स की जो लैंग्वेज होती है, सिंबल, जो कुछ भी ऑपरेशंस का है या सिंबल्स है वो सब आप बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप, पिक्चर्स जो है वो ड्राइंग करते हैं, है ना, चित्र बनाकर उन्हें समझाते हैं कैसे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशंस के पिक्चर आप बना के बताते हैं ना, ये सब साइन बताते हैं। या फिर ज्योमेट्री की बात कर ली जाए तो ट्राइंगल, सर्कल, है ना, स्क्वायर, ये सब आप बताते हैं। तो पिक्चर जो ड्राइंग करते हैं वो थर्ड प्रोसेस है। उसके बाद क्या करते हैं, यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं आप, है ना, ठीक है, उसे आप कहते हैं, जो भी मतलब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्हें देते हैं उसे। तो हमारा सबसे पहला आ जाएगा प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, जिसमें है, देखते हैं थर्ड नंबर, देखिए दो ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं तो उनको जो मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज के थ्रू उनको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, कोई भी आप चीज़ बताते हैं। जैसे कि आपने एडिशन पढ़ाना, बहुत छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, एडिशन पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे ना कि जब आप शॉप में जाते हैं या काउंट करते हैं, काउंटिंग वाला पहले आप उनको कुछ एक्सपीरियंस देंगे, है ना, कि क्या होता है, आप लेके आइए, या फिर इस तरह का कोई छोटा मोटा टास्क देंगे जिससे वो एक्सपीरियंस को अनुभव करेंगे। उसके बाद आप उनको लैंग्वेज, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज मतलब कि ऑपरेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके थ्रू उनको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये प्लस का साइन है जो कि एडिशन में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से बताएंगे। अब ये जब आप बताएंगे तो इसके बाद इसमें आप पिक्चर जो ड्राइंग कर रहे हैं, थर्ड स्टेप आ जाएगा। उसके बाद जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको एडिशन करने के बाद क्या क्या आप इस तरह से इक्वल करके उसको कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे प्लेस करते हैं डिजिट को, इस तरह से आप बताएंगे उनको। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन आएगा, सबसे पहले थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये फोर्थ नंबर पे भी दिया गया है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ चाइल्ड सबट्रैक्टेड 2 नंबर एज शोन बिलो। एक बच्चे ने क्या किया, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 83 माइनस 27 इज इक्वल टू 64, उसको उसने सब्ट्रैक्शन किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव एन आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए अब ये आंसर जो है बच्चे ने 64 लिखा है, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आ रहा है बच्चे को सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस 7 उसने 4 कर दिया, जबकि 7 माइनस 3 होता है आपका 4, लेकिन बच्चे ने उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे किस तरह का मिस्टेक बच्चे ने किया है ये आपको बताना है। एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दिखाए अनुसार को संख्याएं को घटाई, ठीक है। ये जो सब्ट्रैक्शन जो किया है बच्चे ने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। मतलब इस तरह का जो उसने किया है सब्ट्रैक्शन मिस्टेक, तो क्या बता रहा है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट,
बिल्कुल गलत है। अगर सब्ट्रैक्ट करना नहीं जानता तो 8 माइनस 2 थोड़ी ना कर पाता है ना, तो ये तो गलत हो गया। द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का अगर उसको पता होता प्लेस वैल्यू, ठीक से उसको पता होता कि यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, तो वो ये यहाँ पर ये मिस्टेक ही नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। इट इज़ अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। ये एक मिस्टेक है और उसको बार बार प्रैक्टिस देना है। नहीं, पहले तो आप समझाओगे, भाई मिस्टेक किया है तो पहले समझाओगे, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी ना बोलोगे, बिना समझे वो बार बार वही मिस्टेक रिपीट करेगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो आता है फर्स्ट नंबर है, चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो उसको ये चीज़ पता नहीं है कि वंस के प्लेस में अगर डिजिट छोटा होता है तो हम उसको कैरी लेते हैं, टेंस यूनिट के जो प्लेस का है ना, टेंस प्लेस से आप उसको कैरी लेते हैं अगर छोटा होता है, उसके बाद वो माइनस किया जाता है। ये नहीं कि 3 माइनस 7 कर दिए 4, मतलब ऐसा नहीं होता। ये सब कॉन्सेप्ट आप उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे को प्लेस वैल्यू का जो प्रोसेस है उसके बारे में मिसकंसेप्शन है ना। वो सोच रहा है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम माइनस कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, उसे मिसकंसेप्शन है। तो आपका फर्स्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। Why are Roman numerals not commonly used in writing number like Hindu Arabic न्यूमरल? रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, रोमन नंबर आप समझते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया भी था, 1 2 ऐसा होता है। आप मेरी पिछली वीडियो आप जाके देखेंगे प्ले लिस्ट में, बेसिक मैथ्स फॉर बिगनर, उसमें मैंने रोमन नंबर का भी आपको समझाया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब आप रोमन नंबर जो होता है मतलब रोमन न्यूमरल जो होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल में क्यों नहीं आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको समझना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। फर्स्ट नंबर दिया है, द रोमन न्यूमरल डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, सो कैलकुलेशन आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दिस नंबर। हाँ, सही है। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, उसमें प्लेस वैल्यू को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन जो परफॉर्म करना होता है डिफ़िकल्ट होता है। ये तो सही है, फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। रोमन न्यूमरल्स आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। देखिए डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर तो होता नहीं है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो जब एक बार आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या डिफ़िकल्टी होगी, वो तो सीख ही जाता है ना। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन परफॉर्म करना सीखता है, ऑपरेशन सीखता है, तो रोमन नंबर सीखना क्या बड़ी बात है, तो ये ऑप्शन गलत है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। पहले तो ये सब नंबर आप अगर देखते हो तो डिफिकल्ट लगेगा बच्चे को पहली बार में, लेकिन अगर आप जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, वो जैसे जैसे उसको ड्रिल कराते हैं तो उनको वो चीज़ आने लगता है, तो वो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। चिल्ड्रेन गेट कन्फ्यूज विद द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड रोमन न्यूमरल। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो रोमन न्यूमरल्स को भी अच्छे से पहचानते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को भी अच्छे से पहचानते हैं। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल ऑप्शन है। ऑप्शन आपका ये सही है कि रोमन न्यूमरल्स जो है प्लेस वैल्यू उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन जो परफॉर्म करना होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपका फर्स्ट जो है वो ऑप्शन सही है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में प्लेस वैल्यू नहीं यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मैथमेटिक्स यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित इट इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक क्लासरूम, इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, has ambiguity and very low level of correctness, should be discussed by the teacher in classroom as an alternative strategy in solving problem। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक अशिक्षित यानी इलिटरेट जो शॉपकीपर है जो गणित यूज़ करता है, भाई क्योंकि ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं छोटे मोटे जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन दुकान खोलते हैं, तो कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या बोल रहा है उसके लिए इसमें से सही क्या होना चाहिए, गणित कक्षा में उपयोग नहीं है, इनका जो कैलकुलेशन है वो गणित कक्षा में उपयोग नहीं है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो करते हैं परफॉर्म कैलकुलेशन वो उपयोगी नहीं होता तो वो यूज़ कैसे करते। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, सभी में उपयोगी है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। देखो या तो एकदम से यूजफुल नहीं है बोल रहा है, या तो सभी में यूजफुल है, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास है, दोनों गलत है। हैज़ एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, बोल रहे हैं कि
अस्पष्टता है, बहुत कम स्तर की शुद्धता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके देते हैं भाई, नहीं तो दुकान कैसे चलेगी उनकी। हाँ, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, शुड बी डिस्कस बाय द टीचर इन क्लासरूम एज अ ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी। देखिए, टीचर को क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए क्लासरूम में एज एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम को, मतलब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के फॉर्म पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो इलिटरेट शॉपकीपर यूज़ करते हैं कैलकुलेशन, वो भी बहुत ही सटीक होता है और सही होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो एक सिस्टमैटिक जो मैथमेटिक जो रूल्स फॉलो करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं, है ना, स्टेप्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसको फॉलो नहीं करता है, करके वो बिल्कुल सही तरीके से उसको नहीं बताया जा सकता। लेकिन एज एन ऑल्टरनेटिव, मतलब उसको एक वैकल्पिक रणनीति के तौर पे उन्हें बच्चों को क्लास में डिस्कस करना चाहिए। अब आप बोलेंगे वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने सीखा, मतलब हमने बच्चों को सिखाया 21 + 30। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, 1 + 0 1, 2 + 3 5, ऐसा करेगा पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेकिन अभी यही शॉपकीपर क्या करता है, इसको, क्योंकि उसको तो ये एडिशन 1s प्लेस 10s प्लेस का कुछ नहीं पता है, इसको है ना, ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा, 20 और 30 को पहले जोड़ लेगा, मतलब कि 50, और 1 और ये 0 मतलब कि 1, मतलब 51, ऐसे वो जोड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐड करेगा, तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है सिखाने के लिए बच्चों को, है ना, डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सही तो ये भी है ना। तो इस तरह से आपका ये जो आंसर है फोर्थ नंबर सही होगा, शुड बी डिस्कस बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम, की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ टीचर हैंडल हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक क्लासरूम। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, मतलब अलग अलग, हेट्रोजेनस क्या होता है, एक तरह की नहीं होना, बच्चे अलग अलग होना। ठीक है, मतलब हर बच्चा अलग एबिलिटी के साथ है, तो मतलब एक टीचर एक क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चों को कैसे संभालेगा, क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रेन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। बहुत गलत है, तो पार्शियलिटी हो जाएगा, एक एबिलिटी के बच्चों को एक साथ रख दोगे और उन्हीं के एबिलिटी के हिसाब से दोगे, तो बाकी जो वीकर बच्चे हैं या थोड़ा कम समझदार बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, वीक बच्चे हैं कैसे करेंगे, है ना, तो ये गलत है। बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, देखिए सबको एक साथ पूरे क्लासरूम में मतलब ग्रुप कर देना और सभी बच्चों को, वो भी गलत है। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हाँ ये सही लग रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट एबिलिटी के बच्चों को एक साथ ग्रुप करना, ठीक है, और एक दूसरे से वो लर्न कर सकें, किसी बच्चे को कुछ आ रहा है उससे वो कुछ लर्न करेगा, किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो दूसरे को सिखाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर बाय डूइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी चिल्ड्रेन, मतलब लो एबिलिटी जो जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, उनके जो एबिलिटी है उसके हिसाब से बच्चों को क्वेश्चन करना, और कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट को आप घर पे दे रहे हो होमवर्क, ये तो बहुत ही गलत है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है। तो यही सही है कि बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी, अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को एक समूहित करके क्या करना चाहिए, मतलब ग्रुप बना देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा है तो उससे दूसरा बच्चा सीख रहा है, ये बच्चे को कोई चीज़ में ज़्यादा अच्छे से आ रहा है तो वो दूसरे को सीख रहा है, मतलब एक दूसरे से सीखेंगे, जिसको जो चीज़ अच्छा आ रहा है वो दूसरे बच्चे को सिखाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज नंबर कॉन्सेप्ट, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन उठाया गया है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट जब आप बच्चे को सिखाते हैं तो कौन से स्किल की कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं, ठीक है, ज़रूरत पड़ना और नहीं पड़ना नॉट, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या उदाहरणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है।
प्री नंबर कॉन्सेप्ट कब सिखाते हैं? प्री स्कूल के बच्चों के बाद जब एलिमेंट्री पे जाते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे जाते हैं, है ना। पहले तो काउंटिंग है, नंबर नेम्स, राइटिंग, ये सब सिखा लेते हैं बच्चों को, है ना, इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। ग्रुपिंग करना, कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे ग्रुप बनाना है, ग्रेटर, स्मॉलर, बिगर, है ना, लेसर, ये सब सिखाने के बाद जब प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, नंबर के जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाते हैं, तो क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, मतलब कि हर दिन एक्टिविटी दे दे के उसको टीचर क्या करते हैं, एक्टिविटी टास्क दे के उसको सिखाते हैं, ये तो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉट बोला है। सीरिएशन, क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है, ये भी होता है ना। सीरिएशन जो होती, क्रमबद्धता होती है, वो सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है। रिसाइटिंग नंबर्स नेम रैंडमली, देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा सही है कि क्या होता है, बच्चे रैंडम नेम्स और नंबर्स को रिसाइट करें, है ना। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये जब बच्चे छोटे होते हैं, प्री स्कूलर्स होते हैं, है ना, एलिमेंट्री लेवल पे नहीं आता, उससे पहले ही ये सीखते रहते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या है, क्रिएटिंग ग्रुप, समूह बनाना। क्लासिफिकेशन के लिए ग्रुप बना के बच्चों को सिखाया जाता है, तो बहुत ज़रूरी, तो वो क्लासिफिकेशन जो है वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी काम आता है, तो ये भी ज़रूरी है। तो जब प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है, रिसाइटिंग नंबर्स एंड नेम रैंडमली, क्या होता है कि बच्चे क्या है, रिसाइटिंग नेम्स और नंबर जो है वो रैंडमली करते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो शुरू से हमेशा करते हैं, वो उनके हैबिट में बन जाता है ना, ठीक है। तो वो करते हैं, लेकिन उससे वो क्या होता है, सही है नहीं है ये क्लैरिफाई नहीं होता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, वो क्या है आपका आंसर हो जाएगा। क्या रिक्वायर्ड नहीं है रिसाइटिंग नेम नंबर, क्योंकि वो तो बचपन से करते आते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े होके जब आप उनको प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाएं तो ये सही हो, मतलब करें या नहीं करें, चाहे रिसाइट करें नंबर रैंडमली या नहीं करें, वो उसमें आंसर सही देने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वो बिना रिसाइट किए भी वो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीरिएशन, क्रमबद्धता, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस और क्रिएटिंग ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके प्री नंबर कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रिसाइटिंग नंबर नेम रैंडमली, इसकी आवश्यकता नहीं होती, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, क्योंकि वो बचपन मतलब बहुत छोटे से सीखते आते हैं और उनको हैबिट फॉर्म हो जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चाहे वो अगर नंबर का नेम याद करके रिसाइट करके भी परफॉर्मेंस करते हैं या नहीं करते हैं, आंसर उनको पता होगा, मतलब अपने स्टेप्स वो आगे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Which one of the following statement is true with respect to mathematics learning? मैथमेटिक्स लर्निंग के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, बहुत ही गलत है। देखिए होता बहुत ईजी है, ठीक है। सीखना, सीखते सीखते थोड़ी सी प्रैक्टिस लगनी, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता। जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, ये तो बहुत ही बकवास बात है ना, कि लड़कियां मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती हैं, है ना, बहुत ही फालतू का ये ऑप्शन दिया हुआ है। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हाँ हर कोई सीख सकता है। चाहे जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमारी मैथ्स वीक है, हम नहीं जानते, वो भी सीख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल बेसिक से अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मैथमेटिक्स कैन बी लर्न बाय रिगोरस प्रैक्टिस, देखिए ये क्या है कि केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ये बहुत गलत बात है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको उसमें समय चाहिए, ड्रिल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप सीख पाओगे, ये भी बहुत गलत। भाई कुछ बेसिक्स नॉलेज के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस और ध्यान से लगा के सीखने में, सुनने में भी आप सीख सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर तो जो बच्चे मैथ्स में बहुत होशियार हैं और बहुत प्रैक्टिस करते हैं वही सीख पाते, है ना। एवरेज बच्चे तो कर नहीं पाते या बिलो एवरेज नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। सबके सीखने के अपने टेक्निक होते हैं। कुछ बच्चे आसानी से कम समय में सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, कुछ बच्चों का टेक्निक अलग तरीके से होता है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, तो हम एक मेजर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो तो हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन हर बच्चों का समझने का तरीका अलग होता है ना, अलग अलग तरीके से समझते हैं। जब वो
कैलकुलेशन भी करते हैं, है ना, तो वो अलग तरीके से, कोई फिंगर यूज़ कर रहा है, कोई बिना फिंगर के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सबके तरीके अलग होते हैं। तो सिर्फ रिगोरस प्रैक्टिस करने से नहीं सीखेंगे, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। लड़कियां कमज़ोर होती है, ये तो बहुत ही बकवास बात है। मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, नहीं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से तो, है ना। और बेसिक पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आराम से सीख सकते हैं, जो कि मैं आपको शुरू से बोलते आ रही हूँ, है ना। तो क्या है इसका ऑप्शन का आंसर? एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। थोड़ा सा ध्यान देते हुए अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सीख सकते हैं, हर कोई सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स सीखना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो गए हैं पेडागोजी के, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पेडागोजी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। 2018 का और भी क्वेश्चंस है, उसे हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके कंटेंट को भी देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस तरह से आप वीडियो में बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपने बेसिक्स में मैथ्स के कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी तरह से ऑल्टरनेटिव पैटर्न को थोड़ा सा घुमा के, चेंज करके, ऑप्शन को चेंज करके क्वेश्चन वही पूछेगा, है ना। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पैटर्न कैसा भी दे दे। और ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है का हल्ला जो है ना, कोई खास चेंज नहीं हुआ है भाई। अब देखिए ऑनलाइन शिफ्ट में बहुत सारे पेपर लेने पड़ते हैं इनको, तो कुछ तो चेंज लाएगा ना पैटर्न में, वही वही को तो नहीं रिपीट कर देगा, है ना, एज इट इज़। तो क्वेश्चन आप देखेंगे वह उसी तरह का रहता है, सिर्फ थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। लेकिन अगर आप उस बेस आपका सही है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप कर ली है, तो वो ऑप्शन में भी आप कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे। बच्चे क्या है, ऑप्शन कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर वो क्वालिफाई करने से रह जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि पैटर्न चेंज हो गया है, डिफ़िकल्ट आया है, और कुछ लोग कह भी देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बस अपना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और बेसिक जो है उसको मजबूत करते रहिए, और कोई परेशानी नहीं होने वाली है। पेडागोजी तो मैथ्स की बहुत इजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स की पेडागोजी बहुत डिफिकल्ट है, क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, बहुत ही आसान है। इनफैक्ट पेडागोजी ही बहुत आसान है। अगर आप पेडागोजी सीडीपी अच्छा पढ़ते हैं तो हर पेडागोजी, हर सब्जेक्ट के पेडागोजी को आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आज जो मैंने आपके लिए क्लास लाई थी आपको पसंद आई होगी, और आपको समझ भी आया होगा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है। अच्छी लगी हो वीडियो, मेरी कोशिश, मेरी मेहनत, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम पेडागोजी पे ही लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।